15 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में जिंदगियों को बचाने की ये लड़ाई लगातार चल रही है। बार बार उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू के लिए तमाम कवायदे जो हैं, तमाम मशीनें और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए साजो सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बार बार यह ऑपरेशन अटक जाता है, फेल हो जाता है, रुक जाता है। और अब इसमें सेना की मदद भी स्थानीय लोगों के साथ पहुंच चुकी है। इन लोगों की जान बचाने के लिए तमाम कवायदें और कोशिशें चल रही हैं। इन्हें बचाने के लिए खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत चूहों के अंदाज में सुरंग को खोदने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही इसमें कामयाबी मिलेगी। क्या है ये पूरा प्लान, किस तरीके से इस ऑपरेशन मूषक को अंजाम दिया जा रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन मूषक। चूहों के अंदाज में खोदी जा रही सुरंग। रेट बोरिंग के जरिए 41 मजदूरों का होगा रेस्क्यू। पहाड़ खोदकर सेना जाएगी टनल के अंदर। 15 दिन से उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब सेना का ऑपरेशन मूषक तैयार है। सुरंग में 10 मीटर दूर 41 मजदूरों का इंतजार अब जल्द खत्म होने की उम्मीद है। तमाम चुनौतियों के बाद सेना का यह खास ऑपरेशन कारगर माना जा रहा है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान पहुंचे हैं, तो मैनुअल ड्रिलिंग कुछ इस तरह से होगी कि रैट बोरिंग यानी जिस तरह से चूहा अपना बिल खोदता है, उस प्रक्रिया के जरिए मैनुअल बोरिंग की जाएगी, मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और फिर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो पाइप है उसको आगे धक्का देकर पुश किया जाएगा और जो एस्केप चैनल है, जो एस्केप टनल है, उसको बनाने का काम किया जाएगा। इंतज़ार बस इस बात का है कि एक बार ऑगर मशीन के जो ब्लेड फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से काट कर पाइप का जो रास्ता है उसको क्लियर कर लिया जाए। तमाम चुनौतियों के बाद सेना का ये प्लान बेहद अहम है। रेस्क्यू में जुटी सभी एजेंसियों का मकसद सुरक्षित मजदूरों की वापसी है और इसके लिए वो हर प्लान पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सेना का ऑपरेशन मूषक। ऑपरेशन मूषक यानी रेट बोरिंग, चूहों की तरह पहाड़ खोदने की तैयारी, जिसके तहत मैनुअल ड्रिलिंग का मलबा हटाया जाएगा। देसी औजारों से मलबा भी हटाने का काम किया जाएगा, यानी छीनी और हथौड़े का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा। सेना के जवान और सिविलियन इस काम के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और एक जेसीबी मशीन जो फिलहाल एक प्लेटफॉर्म से उतारी जा रही है। सुबह सुबह ये मशीन यहाँ पर पहुँचाई गई थी और तमाम इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। 20 लोगों की एक टीम जो खास तौर पर गठित की गई है, उनके इंजीनियर्स यहाँ पर हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेट बोरिंग की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन इसे सफल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सब ठीक रहा तो जल्द 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के साथ 140 करोड़ देशवासियों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन रेट बोरिंग के साथ टनल में ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड्स को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर के जरिए काम किया जाना शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है और इंतजार इस बात का है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं, जो पाइप में फंस गए हैं, उनको काटकर जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरह से ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं जो पाइप के अंदर 800 mm की पाइप के अंदर फंसे हुए हैं। तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए बीते 15 दिनों से कई प्लान पर काम किया गया, लेकिन मंजिल के करीब आते ही नई रुकावट चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी पर काम शुरू हो गया है, जबकि इससे पहले यानी मंगलवार की रात ऑगर मशीन की ड्रिलिंग के बीच रॉड फंस गई। फिर शुक्रवार को मशीन के प्लेटफॉर्म का संतुलन बिगड़ गया और शनिवार को पहाड़ काटकर ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन की ब्लेड ही टूट गई।
वहीं अभी भी रेस्क्यू की राह आसान नहीं है। टनल के सिलक्यारा मुहाने के पास पानी का रिसाव बढ़ गया है। इससे रेस्क्यू टीम की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन हर चुनौती को पार करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। गुजरात से मंगाई गई वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को सुरंग के ऊपर लाया गया है, जहां से ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा भी है, क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका है। इस तरह ड्रिलिंग में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए। बीतते वक्त के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला जवाब दे रहा है, लेकिन मजदूरों के परिवारों से खुद मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, जबकि सुरंग में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए खाना, दवाइयां और जरूरी चीजें भी भेजी जा रही है। फंसे मजदूरों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा भी स्थापित की गई है। खाना भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है। वहीं इसी पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा भी सुरंग में डाला गया है, जिससे बचाव कर्मी अंदर की स्थिति देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कई रुकावटों ने न सिर्फ रेस्क्यू अभियान में रोड़ा अटकाया, बल्कि उम्मीद और हौसले को भी चुनौती दी है। चुनौतियां कई आई, लेकिन न सुरंग के बाहर जुटे एनडीआरएफ के जवानों को मनोबल गिरा और न ही सुरंग के गुप्त अंधेरों में फंसे मजदूरों का। उम्मीद है कि कामयाबी जल्द मिलेगी। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आगे बढ़ते हुए देशहित में बात करते हैं प्रयागराज के नए पापी की, या कहें उस बस कंडक्टर और ड्राइवर पर जानलेवा हमला करने वाले नए दहशतगर्द की। लारेब हाशमी ने पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया है कि वो माफिया अतीक अहमद जैसा दिखना और बनना चाहता था। हालांकि पुलिस कई एंगल से लारेब के इन तमाम इरादों और बयानों की जांच कर रही है। लारेब ने क्या कुछ पुलिस के सामने उगला, क्या कुछ कबूला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुसलमानों को गाली दे रहा था, मैं इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। प्रयागराज में नई दहशत। अतीक शकिया जैसे खतरनाक इरादे। मैं अतीक अहमद बनना चाहता हूं। प्रयागराज में बस के भीतर ड्राइवर और कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला बोलने वाले लारेब हाशमी ने पूछताछ में अपने खतरनाक इरादे जाहिर करते हुए बताया है कि वो अतीक अहमद की तरह बड़ा नाम कमाना चाहता है। आप लारेब हाशमी के हुलिये को देखकर समझ सकते हैं कि अतीक अहमद की तरह ही हूबहू दिखने के लिए उसने वैसे ही सिर पर सफेद रंग का साफा बांधा हुआ है, जैसे कभी अतीक चकिया बांधकर घुमा करता था। खास बात यह भी है कि बस कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला करने वाला लारेब अतीक अहमद की हत्या से दुखी रहता था। उसने जांच अधिकारियों से पूछताछ में ये बात भी कबूली है कि उसे अतीक की दबंगई खूब पसंद आती थी। इस बीच पुलिस ने आरोपी लारेब की निशानदेही पर उस धारदार हथियार की बरामदगी कर ली है, जिससे लारेब ने कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला बोला था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अंदर की तरफ यहाँ पर जो चापड़ है उसको छुपाया गया था, और यहीं पर ही पुलिस ने जो बताया कि यहीं पर ही उसने बंदूक भी छुपा रखी थी, और यहीं पर ही उसने जो है पुलिस पर फायर जो है वो किया था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार उसकी तमाम जो निशानदेही है वो यहीं इसी इलाके से की गई है। लारेब ने पूछताछ में चौंकाने वाले कई और खुलासे भी किए हैं, जिसके मुताबिक उसने वारदात को अंजाम देने से पहले बस की रेकी की थी। यही नहीं, लारेब हाशमी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मुसलमानों को गाली दे रहा था। इस बात से साफ समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हाशमी का ब्रेन वॉश हुआ है।
बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए बाकायदा 2 दिन रैकी भी की थी। हम इस वक्त उसी बस के सामने हैं जिस बस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बस कंडक्टर को चापड़ मारा गया और इस पूरी बस की रैकी जो है वो लारेब हाशमी ने की थी। 2 दिन तक लगातार उसने इस पूरे बस का जो रूट है वो जाना था और इसके लिए बाकायदा इस बस का इंतज़ार किया था। UP 70 LT 0343 बस नंबर है। इस बस को 2 दिन तक उसने पूरी तरह से ट्रेस किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बस में भीड़ कहाँ पर कम रहती है इस बारे में भी उसने पता लगाया था और इसके साथ साथ इस बस में कब जो है भीड़ ज़्यादा रहती है इसके बारे में भी पता लगाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने जो पूरी अपनी तैयारी की थी उसके तहत इसमें उसने ये कोशिश किया था कि जो बस का जो फ्रंट गेट है उससे वो भाग सके। इसके लिए उसने जो है पूरी, चूँकि ये ई बस है तो ऐसे में ये अचानक से चलते वक्त नहीं खुल सकती है, इस विषय में भी उसको ये जानकारी थी क्योंकि घटना के बाद वो फरार हो सके, वीडियो बना सके, इसके लिए भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। आपको बता दें कि आरोपी इंजीनियरिंग कर रहे लारेब के घर से डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव, 3 डायरियां, 2 मोबाइल फोन और बैंक खातों की डिटेल्स मिली हैं। लारेब के पिता का पोल्ट्री फार्म है और इसी पोल्ट्री फार्म से उसने चापड़ उठाया था। पुलिस इस वारदात को आतंकी एंगल से भी खंगाल रही है। हालांकि अभी तक सीधे तौर पर किसी भी संगठन से जुड़े होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लारेब यूट्यूब पर तकरीर और जिहाद से जुड़े हुए कई वीडियो भी देखा करता था। यही नहीं, लारेब हमास से जुड़े वीडियो देखा करता था। एटीएस की टीम ने आरोपी छात्र से अस्पताल में लंबी पूछताछ की है। साथ ही उसके 3 करीबी दोस्तों से भी पूछताछ जारी है। इनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। खुलासे से यह बात भी सामने आई है कि लारेब ने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबसे पहले अपने कॉलेज के साथियों को भेजा था। इस वीडियो को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि हाशमी के सिर पर धर्म के नाम पर जिहादी मानसिकता किस कदर हावी थी। इस वीडियो में लारेब हाशमी कह रहा है कि वो देश के कानून को नहीं मानता। वीडियो में लारेब हाशमी ने धमकी भी दी थी कि जो कोई अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी करेगा वो उसे मार देगा। गिरफ्त में आने के बाद लारेब हाशमी ने भागते हुए पुलिस वालों पर फायरिंग करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने कई सवाल लारेब से पूछे हैं जिनका जवाब हैरान करने वाला है। क्या तुमने इस घटना को अंजाम दिया? हाँ, मैंने ही उसे सबक सिखाया है। तुम्हारे पास हथियार कहाँ से आए? चापड़ मैं घर से लाया था, बंदूक नैनी से ली। काफिर कौन था? वही जो अल्लाह पर सवाल खड़ा कर रहा था। तुमने वीडियो क्यों बनाया? ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने उसे क्यों मारा। तुम चाहते क्या थे? ये मैं क्यों बताऊं? लारेब हाशमी प्रयागराज के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था और रोज की तरह 3 दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज जा रहा था। बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौजूद थीं। इसी दौरान 10 रुपए के टिकट को लेकर हाशमी का कंडक्टर हरिकेश से विवाद हुआ। आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंडक्टर ने उसे अपमानित किया। कंडक्टर के अपमान से गुस्साए हाशमी ने बदला लेने की ठान ली थी। इस घटना ने जून 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर की याद ताजा कर दी है। तब भी हमलावरों ने हमला करने के बाद वीडियो बनाया था। अब जांच का दायरा बढ़ाया गया है और लारेब के परिजनों से भी पूछताछ जारी है। फिलहाल आरोपी लारेब 14 दिन के न्यायिक रिमांड के लिए अस्पताल में है। उसे जेल नहीं भेजा गया है, वो जख्मी है। हालत ठीक होने के बाद पुलिस रिमांड की अर्जी संभव है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हुए सीज फायर की भी, क्योंकि सीज फायर से दुनिया ने राहत की सांस ली थी तो वहीं हमास के जान में भी जान आ गई थी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले 48 घंटे चुप बैठने के बाद एक बार फिर से हमास के खात्मे का अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। वो ईरान और हमास दोनों पर बेहद भड़के हुए हैं। ऐसा आखिर बेंजामिन नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 दिन की शांति, फिर बम बारूद वाली रात। युद्ध विराम के बाद विध्वंसक युद्ध का अलार्म। हमास के बाद ईरान से नेतन्याहू का इंतकाम। बंधकों को छुड़ाने के बाद बम वर्षा।
हमास इजराइल युद्ध के 48 दिन बाद राहत की तस्वीरें आने वाले बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। बंधकों की रिहाई के बाद बड़ी लड़ाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। एक और सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने देर रात इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा किया। युद्ध विराम समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को रिहा किया। हमास ने जिन 13 इजरायलियों को छोड़ा उनमें 8 बच्चे 5 महिलाएं हैं, जिनमें से 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। वहीं बदले में इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को हमास के हवाले किया। इजरायली बंधकों को लाने के लिए रेड क्रॉस कर्मचारी गाजा पहुंचे, जहां हमास के आतंकियों ने 17 बंधकों को उनके हवाले किया, जिसके बाद रेड क्रॉस के कर्मचारी रिहा किए गए। सभी 17 बंधकों को लेकर राफा बॉर्डर होते हुए इजराइल पहुंचे। सीज फायर और बंधकों की अदला बदली के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान को लेकर अपने बारूदी इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बार उन्होंने सीधे ईरान को चुनौती दी है। युद्ध में हमास को अधमरा करने के बाद अब नेतन्याहू ने ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। द यरूशलेम पोस्ट के एक लेख के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ हमास और उसका साथ दे रहे ईरान को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अलर्ट भी किया। उन्होंने द यरूशलेम पोस्ट में लिखा कि अगर हमास ईरान जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित रहिए, इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध को खत्म करके दम लेगा। हमास ईरान की ओर से बनाए गए शैतानी धुरी का एक हिस्सा है। ईरान आतंकियों को पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर हथियार और ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के वाक़े को सबसे बड़ी बर्बरता बताते हुए दुनिया के सभी देशों से सवाल भी पूछा है कि क्या हम बेहतर भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं या अत्याचार और आतंक के सामने सरेंडर कर देंगे। इस ललकार के बीच हमास के खिलाफ वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जरिए जेनिन में रेड मारी है। यहाँ लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं गाजा में तैनात आईडीएफ जवानों से मिलने पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सभी बंधकों की रिहाई और हमास के सफाई तक उनका मिशन नहीं रुकने वाला। קשר ישיר בין הפעולה שלכם לבין חיסול האויב וגם בין הפעולה שלכם לבין הבאת חטופים. זה התהליך. לוח הזמנים להפוגה הוא קצר. זה לא ייקח שבועות. ייקח ימים, קצת יותר, קצת פחות. כל המשך משא ומתן יעשה תחת אש. इस बीच इजरायली जहाज पर ईरान के ड्रोन अटैक की खबर आई है। हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर ईरान के ड्रोन अटैक का दावा अमेरिका की ओर से किया गया। एक हफ्ते में यह ईरान की ओर से दूसरा हमला है। युद्ध के 48 दिन बाद हमास के गढ़ यानी गाजा को आईडीएफ ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। जिस धरती से हमास ने इजराइल को घाव दिए, उस धरती को इजरायली सेना ने खंडहर बना दिया। गाजा के आसमान को धुआं धुआं कर दिया। जिस गाजा के सुरंगों को हमास के आतंकियों ने अपनी ढाल बनाया, वहां हमास के टैंकों ने बारूद भर दिया। हमास के हजारों ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। चुन चुनकर हमास कमांडरों का काम तमाम किया। इस युद्ध में इजराइल ने सिर्फ एक मोर्चे पर युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि आतंकी हमास के हमदर्दों से भी नेतन्याहू की फौज लोहा ले रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह के अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हमास के समर्थन में उतरा हिजबुल्लाह ने इजराइल की राहों में कांटे बिछाने की कोशिश तो की, इजराइल पर लेबनान से बम भी दागे, जिसका जवाब देते हुए आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को जमकर चोट पहुंचाई। दूसरी तरफ ईरान से पोषित हुती भी इजराइल के खिलाफ बारूद उगल रहा है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जिनसे इजराइल निपट रहा है। कुल मिलाकर ईरान की नीयत और इजराइल के इरादे गाजा में हुए 4 दिनों के युद्ध विराम के बाद एक बड़े विध्वंसक युद्ध का अलार्म बजा रहे हैं। नेतन्याहू के ऐलान जंग से साफ है कि जब जंग का दायरा बढ़ने वाला है, युद्ध की इस आग के बुझने के बजाय ये और भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बात करते हैं पाकिस्तान की, जो अपना नफरती एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहा है। सिंध से लेकर पीओके तक
हिंदू धार्मिक स्थानों पर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का जो सबूत है वो हमेशा सामने आता रहता है। पाकिस्तानी फौज मजहबी राग अलाप कर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करा रही है और जमीन पर अवैध कब्जा कर रही है, जिसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में भी पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर आक्रोश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोला। ये संघर्ष हिंगलाज माता मंदिर को बचाने के लिए था। लोग नारे लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ दिया। थार पार कर जिले के मीठी शहर में मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासन और कर्मचारी पूरी तैयारी से पहुंचे थे। हिंगलाज मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षा के बावजूद तोड़ दिया गया। मंदिर के करीब एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इसी साल होना है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की ये कोई नई घटना नहीं है। हिंगलाज मंदिर के अलावा यूनेस्को साइट होने के बावजूद शारदा पीठ ध्वस्त होने से नहीं बच पाया। पाकिस्तान में हिंदू विरोधी एजेंडे की सबसे ताजा तस्वीरें देखिए। पाकिस्तानी फौज ने पीओके में पौराणिक धर्म स्थल शारदा पीठ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। शारदा पीठ की दीवार भी गिरा दी है और वहाँ एक कॉफी शॉप बना दी है। पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पे है गार्ड करने के लिए उस शारदा पीठ को, जो हम भी सुन रहे हैं 2016 से कि वहाँ पे एक ब्रिगेड है जी बाजाबता, और वो ब्रिगेडर और वो ब्रिगेड वहाँ पे कॉफी होम बना रहा है। वहाँ पे कोई नाच हो रहा है, वो क्या कोई नाच नगमे वाली जगह है? हमारी मुकद्दस जगह है और हम कश्मीरियों के लिए फख्र की जगह है, और हम कश्मीरी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे इस पार के उस पार के कि मजहबी जगह की बेहुरमती हो जाए। और पीओके का वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2018 में हमें मिला था, ये मौसूल हुआ था, इसमें क्लियर जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट कि आप जो है एनक्रोचमेंट को रोकेंगे, मेरे फेवर में है। इसका क्या फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान आर्मी पीओके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है या पीओके का सुप्रीम कोर्ट ऊपर है? हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का, हम फाड़ देंगे इसको और आपके सामने जो है एलओसी मार्च का ऐलान करेंगे। हम आ रहे हैं और अपनी शारदा पीठ को ले जाएंगे। आप खबरदार हो जाइए, ऐसा ना करिए आप कि हम लोग मजबूर हो जाए। पाकिस्तान की फौज नफरती एजेंडा फैलाकर पीओके में लोगों को प्रताड़ित करने पर तुली है। शारदा पीठ की जमीन पर अवैध कब्जा भी उसका ही हिस्सा है। पाकिस्तानी आर्मी की इस हिमाकत को लेकर अब भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालात यहाँ पे बहुत संगीन हो गए जी। ये वक्त के साथ साथ देखें ना, बिल्कुल दीवार गायब है और इसके जो पत्थर हैं वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये जो साथ में, ये तो बहुत ही बड़ा मजाक लगता है ना कि किसी ने यहाँ पे कैबिन बनाई है बिल्कुल इसी पीठ के ऊपर, ठीक है, सीमेंट भी यहाँ पे मिक्स किया गया। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सिर्फ पीठ की जगह जो है वो हमारी रियासत के हिंदुओं की नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द बेशुमार ज़मीन है इसके इर्द गिर्द, जिसमें फ़ौज बैठी हुई है इस साइड पे, ठीक है। सारी चीज़ों पर कब्जा हुआ है। पाकिस्तान पीओके में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीओके की जनता अपनी विरासत से जुड़ना चाहती है। यही वजह है कि खंडर पड़े 5000 साल पुराने शारदा पीठ से भी लोग खुद को जोड़ रहे हैं। तो ये लगता है कि ये मीठी खीर पर कुत्तों का कब्जा हो गया है। हाँ। और ये आप इस तरफ कोने में अगर देखें तो यहाँ पे मोर्चा बना हुआ है। हाँ। मतलब ये कि जहाँ कल कलम किताब और इल्म की बात होती थी, वहाँ पे आज गन और गन बरदार और नाजायज़ काबजीन बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि ये हज़ारों साल पुराना मरकज़ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता जिसके लिए हमारे अजीम अजदाद ने इसको तामीर किया था, तो उसकी बजाय यहाँ पे ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली चीज़ें जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि ना सिर्फ इल्म के साथ बल्कि हमारी तहजीब, सकाफ़त, कल्चर के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। सिंध से लेकर पीओके तक पाकिस्तान अपना नफरती एजेंडा फैला रहा है, लेकिन उसकी साजिश के खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद करने लगे हैं।
गिलगिट बाल्टिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने AK-47 निकाल ली और उसे लोड करते हुए आखिरी चेतावनी भी दे दी। पाकिस्तानी फौज लोगों को डराना चाहती थी, लेकिन वो नहीं डरे और सीना तान कर खड़े रहे। लोगों की इस हिम्मत के आगे बंदूक दिखाने वाले सैनिक भागने को मजबूर हो गए। पाकिस्तानी सरकार हो या फौज, हर कोई लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यही वजह है कि जगह जगह लोग अब आंदोलन कर रहे हैं और सभी पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। यहाँ पर हमें इंसाफ देने के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी का काला कानून लागू कर रहे हैं। सियासी लोगों के ऊपर, पानी बिजली मांगने वालों के ऊपर, गंदम सब्सिडी मांगने के वाले के ऊपर, बुनियादी आईनी हुकूक मांगने के वाले के ऊपर, मुआशी हुकूक मांगने के ऊपर ये दहशतगर्दी का कानून लागू करते हैं। हम न तुम्हारी दहशतगर्दी के कानून से डरते हैं, न हम तुम्हारे डंडू से डरते हैं, न हम तुम्हारे जेलों से डरते हैं। हम लड़ेंगे। मेरे जैसे लोगों का भी अभी आंखें खुल गया है, यानी कि यहाँ पर जो जीबी के साथ अच्छा कर रहे वो भी सामने आ रहे हैं, जो गलत कर रहे वो भी सामने आ रहे हैं। यहाँ बेनकाब हो रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और अब तो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर भी लोग इस मुद्दे को खोलकर उठाने लगे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब उसे मुंह की खानी पड़ रही है। सरकार हो या पाकिस्तानी फौज, सभी लोगों के निशाने पर है। आंदोलन जिस तरह चल रहे हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भी, जो इन दिनों जेलों में है। और पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जब किसी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो उसकी हालत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जैसी हो जाती है। क्योंकि इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो उनकी बेगम बुशरा बीवी के पूर्व पति ने भी उन्हें अदालत की चौखट पर लाने की कसम खा ली है। इस बीच इमरान खान के हमदर्दों पर भी पाकिस्तान की अदालतें सख्त हो गई हैं। ऐसे में हर कोई ये पूछ रहा है, ना जाने क्या होगा नियाजी का। इमरान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, बीबी की शादी नई आफत। इमरान का बल्ला छिन जाएगा, जेल में इमरान जल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल की चक्की पीस रहे हैं और जेल के बाहर नई नई मुसीबतें उन्हें घेर रही हैं। उन्हें कई मुसीबतों ने एक साथ घेर लिया है। दरअसल इमरान खान की जादूगर बीवी यानी बुशरा बीवी के पूर्व शौहर ने इमरान खान के लिए मुसीबतों का नया पिटारा खोल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुशरा बीवी से शादी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी गई है। यह अर्जी बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने दी है। खावर ने इमरान खान और बुशरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों की शादी को गैर इस्लामिक बताते हुए इमरान खान को कोर्ट तक घसीट लिया गया है। बुशरा के पूर्व पति खावर ने अपनी अर्जी में पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ गैर इस्लामिक शादी करने का आरोप लगाया है। खावर फरीद मनेका
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ इस्लामाबाद ईस्ट सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में धारा 496 के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए अर्जी दी है। खावर ने अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने फर्जी तरीके से उनकी पत्नी से शादी करते हुए उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि इमरान खान को अपनी पत्नी बुशरा बीवी पर बेपनाह भरोसा है। वो अक्सर बुशरा को लेकर मीडिया के सामने बचाव में भी कई बार दिखाई दिए हैं। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है। हालांकि खावर ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि बुशरा और इमरान खान के बीच रिश्तों की शुरुआत 2014 में इस्लामाबाद में पीटीआई के धरना प्रदर्शन के दौरान हुई थी। बुशरा बीवी को इमरान से उनकी बहन ने मिलवाया था। इसके बाद इमरान का उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल शुरू हो गया। इमरान खान ने आध्यात्म की बातों का सहारा लेते हुए उनके घर आना शुरू किया। खावर ने कहा कि उनके न होने पर इमरान उनके घर आते थे और घंटों बिताते थे। खावर ने बुशरा बीवी पर भी इमरान के बानी गाला निवास पर बार बार आने जाने का आरोप लगाया है और कहा कि जो कुछ दोनों के बीच हुआ वो इस्लामिक शिक्षा के खिलाफ है। खावर ने कहा है कि उन्होंने बुशरा को नवंबर 2017 में तलाक दिया और इसके 1.5 महीने बाद उन्होंने इमरान से शादी की। उन्होंने इद्दत का वक्त भी पूरा नहीं किया। ये इस्लाम के तहत एक तलाकशुदा महिला के लिए जरूरी है। खावर ने अपनी अर्जी के साथ 4 गवाहों की एक सूची भी दी है। कोर्ट ने खावर का बयान दर्ज करने के बाद सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 28 नवंबर को फिर से कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बुशरा के मामले में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शिकंजा कसा है। इमरान खान जेल के भीतर हैं, जबकि उनके कार्यकर्ताओं और पार्टी के बचे बड़े नेताओं की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग पर मिलीभगत कर उनकी पार्टी को चुनाव से दूर रखने का भी आरोप लगाया है। दरअसल चुनाव आयोग ने पीटीआई को 20 दिनों के भीतर पार्टी के आंतरिक चुनाव कराने का निर्देश दिया है, वरना उनका चुनाव चिन्ह बल्ला छिन जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ पीटीआई कोर्ट पहुंच गई है। पीटीआई ने सिंध कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की तरह समान अवसर दिए जाएं। साथ ही न्यायपालिका की निगरानी में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। पार्टी ने न्यायिक अधिकारियों की जिला रिटर्निंग अफसरों के रूप में तैनाती करने की भी मांग की है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को चुनाव होने हैं, जबकि जिस तरह से 20 दिनों के भीतर इमरान खान की पार्टी पर अंतर्दलीय चुनाव कराए जाने का दबाव है, उससे इमरान खान के खिलाफ साजिश की बू भी आ रही है। बता दें कि पीटीआई में अंतर्दलीय चुनाव 13 जून 2021 को कराए जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद पीटीआई ने 10 जून 2022 को अंतर्दलीय चुनाव कराए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन चुनाव को ये कहकर खारिज कर दिया कि पार्टी ने चुनाव से 2 दिन पहले ही अपने संविधान में बदलाव किया था। इस बीच इमरान खान से जुड़े मामले में तार जोड़े होने पर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। ये अधिकारी इमरान खान के हमदर्द माने जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।